हाँ जी बेटे, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो आज का बेटे टॉपिक है वो है एमओ थ्योरी, जिसको आप प्यार से बोलते हैं एमओ थ्योरी। बेटे, जो एमओ थ्योरी की फुल फॉर्म है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये है क्या। बेटे, एक तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स लगा के हम एमओ थ्योरी के बेस पे ही कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे हम कई बार कहते हैं कि ये पैरामैग्नेट है, जैसे ऑक्सीजन है। क्या कई बार आपने +2 में क्वेश्चन किया है कि He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ज़ीरो आता है। वो बेटे हम आगे जाके बातचीत करेंगे। तो इसका एडवांटेज क्या है एमओ थ्योरी का। तो सबसे पहले तो बेटे हमें पता है कि एमओ थ्योरी से हमें बॉन्ड ऑर्डर मिलता है, शेप मिलती है और मैग्नेटिज्म मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, हमें ये पता लगता है कि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं। क्योंकि क्वांटम के बेसिस पे जब हमने लैडर ऑपरेटर लगाया वेव फंक्शन पे, हमारे पास कुछ आइगन वैल्यूज़ आई, और जिसमें से कुछ एक ज़ीरो थी जो कि नॉन बॉन्डिंग थी, कुछ एक आपकी बेटे नेगेटिव थी जो बॉन्डिंग थी, और कुछ एक पॉजिटिव थी जो कि एंटी बॉन्डिंग थी। तो बेटे हमारा पर्पस क्या है। तो पर्पस तो ये है कि असल में हम ये देखना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल। अगर मैं आपका ध्यान स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ लेके जाऊं, तो आपको तो पता है कि हमारे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा होता है। तो जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा का बेटे जो जो उसके रिजल्ट्स होते हैं, उनकी थ्योरी उनकी जो थ्योरी होती है या एक्सप्लेनेशन होती है। क्योंकि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा में हम ये देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये वेवलेंथ अब्जॉर्ब कर रहा है, या इसके पास ये फंक्शनल ग्रुप है, हमें ये इस वेवलेंथ पे आएगा। तो ये बेटा ये जो सारा लेखा जोखा है ये एमओ थ्योरी ही एक्सप्लेन कर पाती है। तो अब आपको पता है ना कि एमओ थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है। और बेटे एमओ थ्योरी कहना क्या चाहती है। एमओ थ्योरी बेटे कहना ये चाहती है कि हम ये ना माने कि जैसे हम कहते हैं, जैसे आज तक हम ये जानते आ रहे हैं कि एक सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक। डबल बॉन्ड में 4 हैं, ट्रिपल बॉन्ड में 6 हैं। पर एमओ थ्योरी ऐसे नहीं ट्रीट करती। एमओ थ्योरी मॉलिक्यूल्स के इंडिविजुअल केमिकल बॉन्ड को ट्रीट नहीं करती, पर उसके इन्फ्लुएंस में जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है उसको ट्रीट करती है। जैसे आपने +2 में इनऑर्गेनिक में पढ़ा है कि एक लिगेंड आता है, मेटल आयन पे इंटरेक्ट करता है, मेटल आयन की अच्छी खासी बेटे आयनिक चार्ज डेंसिटी होती है, जिस वजह से वो स्प्लिट हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हो जाती है या टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, तो इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी electrons are not assigned to individual chemical bonds in between the atoms, but they are considered moving under the influence of atomic nuclei in the whole molecules। तो बेटे सवाल ये उठता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो एमओ थ्योरी है हम उसको लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही से मालूम होनी चाहिए। जैसे आप 1s2s2p 3s3p लिखते हैं, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये होमोन्यूक्लियर है या हेट्रोन्यूक्लियर है। बेटे होमोन्यूक्लियर वो होता है जिसमें दोनों एटम सेम होते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर वो होता है जिसमें एक डिफरेंट होता है। जैसे H2 हाइड्रोजन इज होमोन्यूक्लियर,
और HCl इज हेट्रोन्यूक्लियर। और उसके बाद आपने क्या करना है बेटे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग है और नॉन बॉन्डिंग है उनको फिल करना है उनके ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के हिसाब से। उसके बाद आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर से हम उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम निर्धारित कर पाएंगे। तो बेटे कई बार सवाल उठता है कि हमारे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल होता है और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में हम ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जैसे हमने +2 में पढ़ी और BSc में पढ़ी है, 1s 2s 2p 3s 3p। तो भाई फ़र्क क्या है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में? तो सबसे पहले तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि बेटे कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क ये है जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एक पॉजिटिव न्यूक्लियाई होती है। Electrons in an atomic orbitals are influenced by one positive nucleus, पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वन और मोर न्यूक्लियाई हो जाती है, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। अब सवाल उठता है कि हम एमओ थ्योरी को कहाँ कहाँ लगाते हैं, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। तो बेटे सबसे पहले तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा जो हमारा होता है उसकी एक्सप्लेनेशन एमओ थ्योरी के बेस पे ही होती है। सेकंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बेटे उसकी रेक्टिविटी। तो अब कितने तरह के एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने तरह के होते हैं बेटे, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया है, एक बॉन्डिंग, दूसरा नॉन बॉन्डिंग और फिर एंटी बॉन्डिंग। अब आपको पता है बॉन्डिंग की एनर्जी लोअर होती है उन एटॉमिक ऑर्बिटल से जिनसे वो बना है, जिनसे वो इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल से बना है, उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो बॉन्डिंग क्या है बेटे, नीचे होगा। और एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, ऊपर होगा। नॉन बॉन्डिंग क्या है, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि क्या आप सर बता सकते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरह बिहेव करता है? बेटे बात एनर्जी की है। जैसे आप लोग, कुछ लोग 3rd फ्लोर पे रहते होंगे, कुछ फ्लोर 2nd फ्लोर पे रहते होंगे, कुछ एक अपने घर में ग्राउंड फ्लोर पे रहते होंगे। बात फ्लोर की है और एनर्जी की है। पर हाँ ये तो फ़र्क पड़ता है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो स्टेबलाइज होते हैं क्योंकि लोअर इन एनर्जी होते हैं। तो सबसे बड़ी बात, हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो है स्टेबलाइज होते हैं क्योंकि वो लोअर इन एनर्जी होते हैं। पर बेटे वो क्यों होते हैं, उनके पीछे क्या कारण है? कारण ये है कि जो उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं ना बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, वो उनको स्टेबलाइज कर रही हैं। वो कैसे स्टेबलाइज कर रहे हैं? बिकॉज दे आर बिटवीन द न्यूक्लियाई। आई रिपीट, बिकॉज दे आर बिटवीन द न्यूक्लियाई। और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या है, जो हायर एनर्जी के हैं, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उनके बीच में न्यूक्लियाई की। तो बेटे सिंपल सी बात है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्यों स्टेबल है? क्योंकि जो उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिटवीन दी न्यूक्लियाई है, और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो अनस्टेबलाइज हैं क्योंकि वो बहुत कम बिटवीन दी न्यूक्लियाई है, उनकी डेंसिटी कम है। तो बेटे और भी बहुत कुछ सवाल आपके मन में आते होंगे। जैसे कुछ बच्चे हमसे पूछते हैं सर ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या बात है? तो बेटे सिंपल सी बात है, ऑर्बिट एक फिक्स पाथ होता है और ऑर्बिटल क्या होता है, उसका प्रोबेबल एरिया होता है। क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि कुछ एक
एरियाज ऐसे होते हैं, लोब्स ऐसे होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम डेंसिटी होती है इन एन एटम को। तभी हम साई और साई स्क्वायर लेने का कंसेप्ट लेते हैं। जब हम साई स्क्वायर लेते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है। अगर साई स्क्वायर की वैल्यू ज़ीरो होती है तो हम कहते हैं कि नोड है, और अगर ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहीं पे है। जबकि ऑर्बिट जो है बेटे एक पाथ है। अब सवाल ये उठता है कि हमने एमओ थ्योरी के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, तो एमओ थ्योरी हम किस तरह क्वांटम में अप्लाई करेंगे? सो दिस इज़ माय क्वेश्चन। तो हम इसको अलग अलग केसेस लेके जनरलाइज करते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मेजर करते हैं इसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो आप ये देखते हैं कि जब भी हमारे पास एक सिग्मा ऑर्बिटल होता है और एक पाई ऑर्बिटल्स होते हैं। सिग्मा ऑर्बिटल्स बेटे हमेशा जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा ऑर्बिटल होते हैं। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है। तो आप फिगर 1 देखिए। फिगर 1 में जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं। एक में पाई पी बन रहा है और बेटे एक में पाई पी स्टार बन रहा है। तो जहाँ पे स्टार लगा है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। और आपको पता होना चाहिए, अगर आप फिगर 2 देखेंगे तो ये कैसे पॉसिबल है। जैसे आपके दो ऑर्बिटल्स हैं, एस और एस एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वो आपस में पास में आए और अब उनके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो ऐड हो जाएंगे या वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर वो सब्ट्रैक्ट हो गए तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा हायर इन एनर्जी का, और बेटे अगर वो ऐड हो गए तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। तो बेटे इन ये सब चीज़ें तो आपने बीएससी में और +2 में बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ जो कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का है। आपको बीएससी में टीचर ने बताया था कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो गाउस बैलेंस मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं। तो बेटे फिगर 3 देखिए। फिगर 3 गाउस मेथड की एक डायग्राम है। तो ये कैसे काम करता है? तो नेचुरली आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जैसे आपने +2 में न्यूमेरिकल किए हैं अपने ऑर्गेनोमेटेलिक्स में, n+2 अंडर रूट लेके, जो कि बोहर मैग्नेटॉन में म्यू इज इक्वल टू n+2 अंडर रूट लिया है आपने बोहर मैग्नेटॉन में। तो बेटे सिंपल सी बात है। अब ये एक देख रहे हैं, ये एक तराजू है। एक तरफ राइट हैंड साइड क्या है, फिगर 3 की बात कर रहा हूँ, बैलेंस बना हुआ है। एक तरफ बेटे क्या बना हुआ, आपका वे है। दूसरी तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है और आपका सैंपल लटक रहा है। तो बेटे सिंपल सी बात है कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, अगर तो वो पैरामैग्नेटिक है तो उसकी मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगी, और जो उसकी मैग्नेटिज्म बढ़ेगी तो उसका वेट बढ़ जाएगा। तो हम वहाँ से गाउस बैलेंस मेथड, तो आज आपको क्लियर हुआ ना गाउस बैलेंस मेथड कि इसको बैलेंस क्यों कहते हैं। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करके सबसे पहले हम इसको देखते हैं इसका वे कितना है। उसके बाद बेटे हम जब फील्ड को ऑन कर लेते हैं तो उसके बाद जो बढ़ा हुआ वेट होता है वो हमें ये बता पाता है कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। क्योंकि बेटे सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री का फंडा है, केमिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन है कि जितने भी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं उतना ही आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बेटे ज़्यादा होती है, और जितनी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपकी ज़्यादा होगी उतनी आपकी मैग्नेटिज्म बढ़ी हुई आएगी। हाँ जी बेटे, अब हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस लेके, जैसे कि वेव फंक्शन है। जैसे कि बेटे मैंने आपको बताया है कि इसमें ये जो है बेसिस है क्वांटम मैकेनिक्स का,
इसमें हम LCAO मेथड लगाते हैं, जो कि आपने BSc और +2 में पढ़ा है। दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बेटे दो साइंटिस्ट आए थे, एक का नाम हुंड था और दूसरे का नाम मुलिकन था, जिन्होंने ये बताया था कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स पास में आते हैं तो वो ओवरलैप करते हैं। याद रखो, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को जनरेट करते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, तो चार ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक लोअर एनर्जी का आता है। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्यों स्टेबल होते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी के ऊपर क्यों अनस्टेबल होते हैं। पर एक बात तो क्लियर है बेटे, चाहे कोई बॉन्डिंग है चाहे कोई एंटी बॉन्डिंग है, वो हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फुलफिल करता है। आई रिपीट, अगर आपने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की डिटेल के बारे में जानना है तो मेरे लेक्चर नंबर 15 में जाइए, वहाँ मैंने क्लियरली बताया था आपको इसके बारे में। तो बेटे एक चीज़ मैं आपसे और करना चाहता हूँ, पीछे हमने सेल्फ कंसिस्टेंट फील्ड मेथड थ्योरी पढ़ी थी, वो भी इस पे अप्लाई होती है। क्योंकि नेचुरली ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तब जनरेट होते हैं, जैसे कि आपने +2 में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में भी पढ़ा है कि जैसे कोई लिगेंड मेटल आयन के पास अप्रोच करता है तो मेटल आयन अपनी फील्ड के कारण उसको स्प्लिट अप कर देता है टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल। वो आगे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो एक साइंटिस्ट बेटे आया था जिसका नाम था बॉर्न ओपनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन, जिसने बनाया था। बॉर्न और ओपनहाइमर साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने बॉर्न ओपनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन बनाया था। तो आप चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये क्या कहती है। बेटे फर्स्ट इक्वेशन वही क्वांटम मैकेनिक्स की तरह है, सेम टू सेम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन की फॉर्म की तरह है। ये जो सेकंड इक्वेशन है एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। फर्स्ट इक्वेशन कहती है कि अगर आपके पास कोई भी वेव फंक्शन होगा तो उसका कोफिशिएंट उसके साथ आएगा और वो प्लस हो जाएगा। ये हम शुरू से ये करते आ रहे हैं। और जो थर्ड इक्वेशन है, आपको ये देख के हैरानी नहीं होगी, थर्ड इक्वेशन बेटे आपकी वही इक्वेशन है जिसको आप वेरिएशन प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। ऊपर इंटेग्रल लिया है साई और साई कॉम्प्लेक्स का, और नीचे नॉर्मलाइज्ड आपका ओवरलैप इंटेग्रल है। एक तरह से नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, आपको पहले भी पता है नॉर्मलाइज्ड क्या होता है। तो बेटे आपको ये भी पता है कि एक वेव फंक्शन हमने जैसे कंसीडर कर लिया C1 phi1 C2 phi2, और दूसरा कंसीडर कर लिया C1 phi1 C2 phi2। नेचुरली अगर हमने सेम माना कॉम्प्लेक्स कंजुगेट स्केलर क्वांटिटीज़ लेके, तो नीचे वाला स्केयर हो गया, तो आपकी ये जो है एनर्जी की फॉर्म आ गई जो इक्वेशन 3 के नीचे लिखी है। तो बेटे सवाल ये उठता है कि इसमें हमने बात की है आपसे बॉर्न ओपनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन की। बेटे इसमें से ये जो कंसेप्ट है ना बॉर्न ओपनहाइमर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जब भी कभी हम एनर्जी लगाते हैं किसी भी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को या मॉलिक्यूल को, क्योंकि बात हो रही है नेचुरली बेटे, सिंपल सी बात हो रही है होमोन्यूक्लियर या हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल की। तो जो न्यूक्लियाई होता है बेटे वो इतना हैवी होता है ना, जब हम नीचे से एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर पहुंच जाते हैं, बाद में वो जो न्यूक्लियाई है वो बाद में पहुंचता है। देयर इज सम लैग इन बिटवीन। हम ये चीज़ बेटे आगे जाके अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। तो अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। बेटे पिछली स्लाइड में आपने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 3 में कि ये एक तरह से वेरिएशन की थी, जिसमें हमने साई लिया था और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया था और एच कैप हैमिल्टोनियन लिया था, डी टॉ लिया था, और इसको नीचे साई साई नॉट डी टॉ से हमने इंटेग्रल ले लिया था। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड क्वेश्चन को डालें तो बेटे हमारे पास फोर्थ इक्वेशन जनरेट होती है। क्योंकि नेचुरली हम जब उसको एनर्जी वेरिएशन में फॉर्म में लेते हैं तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके फोर्थ इक्वेशन जनरेट हो जाती है।
अब बेटे नेचुरली जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो सपोजिशन पे खड़ी है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी अपने ऑर्गेनिक और फिजिकल के लेक्चर में बताया था कि हमारे पास इसमें दो चीज़ें निकल के आती है, एक कूलम इंटेग्रल निकल के आता है और एक रेजोनेंस इंटेग्रल निकल के आता है, जिसको हम एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। बेटा जो कूलम इंटेग्रल जितना ज़्यादा होता है वो उतना अनस्टेबल होता है, जितना ज़्यादा एक्सचेंज इंटेग्रल होता है उतना वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे पहले जो H11 है, इसने ये लेटस सपोज कि ये जो phi1 H कैप phi1 d tau है, बेटे साई और फाई में कोई फ़र्क नहीं है, पर हम थोड़ा सा उसको अलग करने के लिए हमने फाई का एक कंसिडरेशन लगा ली है। तो उसी तरह से हमने H12 और H21 लिए, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं फर्स्ट का प्रभाव दूसरे पे कैसा है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का प्रभाव पहले पे कैसा है, क्योंकि मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर H2 है तो भी 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं ही हैं। S11 बेटे आपका ओवरलैप इंटेग्रल है, और आपको भी पता है कि ओवरलैप इंटेग्रल आपका अगर 1 हो तो पूरा नॉर्मलाइज्ड होता है, और अगर 0 हो तो ऑर्थोगोनल होता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो हमारा ओवरलैप इंटेग्रल है, चाहे 1 के कॉरस्पॉन्ड 2 आए, मीन 1 शील्ड करे सेकंड इलेक्ट्रॉन को, चाहे सेकंड शील्ड करे 1 इलेक्ट्रॉन को, कोई फ़र्क नहीं हमको पड़ेगा। और अगर हम बेटे H11 और H12 और H22 को देखें, ये सारे के सारे क्या हैं, मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम इक्वेशन नंबर 4 को 5 इक्वेशन के तहत लिख सकते हैं। नेचुरली अगर मैं कंसिडर कर लूँ कि मेरा एक तरह से C1 H कैप है, तो H कैप को मैं H11 मान लूँ, तो C1 सेम है, तो अगर phi1 को 1 मान लूँ तो C1 स्क्वायर H11 आ जाएगा। और उसके बाद 2C11 C12 H12 और C2 स्क्वायर और H22 आ जाएगा, और वैसे ही इसका डिनोमिनेटर आ जाएगा। बेटे यहाँ से एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट निकल के आया कि ये जो फिफ्थ इक्वेशन जो हमें एनर्जी देती है, ये हमेशा हमें अपर बाउंड देती है। अब मैथमेटिक्स में लोग एक खेल खेलते हैं, लोग क्या करते हैं, अपर बाउंड क्या होता है कि जब एनर्जी मैक्सिमम आ जाए। और आप लोग जानते हो कि अगर हम बेटे डेरिवेटिव करेंगे किसी का मैक्सिमम का, वो क्या होगा, 0। तो ये क्वेश्चन पूरी खुल जाएगी अगर हम इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 कर देंगे। तो साइंटिस्ट ने भी यही सोचा कि अब इससे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, इससे तो हमें एनर्जी मिलने वाली है, पर हमने बहुत आगे जाना है, हमने आगे ओवरलैप इंटेग्रल्स तक जाना है, कूलम इंटेग्रल्स तक जाना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो बेटे ये जो फिफ्थ इक्वेशन ध्यान से देखो आप, ये जो देती है ये आपको एक एनर्जी देती है जो कि अपर बाउंड है। अब नेचुरली अब आप क्या करोगे, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ जी बेटे, जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड आप देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैसे ही हमने डेरिवेटिव किया है, और नेचुरली जैसे ही हमने डेरिवेटिव किया है, क्योंकि नेचुरली इसमें 2 फैक्टर्स हैं, आपको पता है, हमने डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 कर दिया है। उसके बाद हमने सपोजिशन लगा ली है कि C1 H11 और C2 H12 इसके बराबर है, क्योंकि नेचुरली वो इक्वल टू 0 है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर जाएगा, तो ये आपके पास कोफिशिएंट्स की 2 वैल्यूज़ आ जाएगी। अब इसने क्या कहा है, अगर आप 7th की बेटे ध्यान से देखिए, न्यूमिरेटर देखिए, न्यूमिरेटर में एक ब्रैकेट है जिसमें 3 एक तरह से वेरिएबल्स हैं, जिसमें C1 स्क्वायर H11 प्लस 2C12 H12 प्लस C2 स्क्वायर H22। दूसरी ब्रैकेट है C1 S11 प्लस C2 S12। क्वेश्चन नंबर 7th की अपर न्यूमिरेटर राइट हैंड साइड देखिए ध्यान से। तो इसने क्या किया है, इसने कहा कि ये जो ओवरलैप इंटेग्रल न्यूमिरेटर वाला छोड़ के बाकी क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। क्योंकि बेटे आपको पता होना चाहिए, आप पिछली स्लाइड पे 5th क्वेश्चन को देखिए, अरे ये तो 5th क्वेश्चन है जो कि एनर्जी बता रही है। आई रिपीट, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5th को देखते हो, जो कि आपका C1 स्क्वायर H11 प्लस 2C12 H12 प्लस C2 स्क्वायर H22 डिवाइडेड बाय C1 स्क्वायर S11 प्लस 2C1 C2 S12 प्लस C2 स्क्वायर S22 है,
तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7 की कुछ पार्ट को ई लिख सकते हो। अब मामला पूरा सुलझ गया है बेटे, क्योंकि हमारी जो क्वेश्चन आ गई है एक तरह से मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गई है, एक तरह से ओवरलैप इंटीग्रल में आ गई है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 देखो तो उसमें जो स्क्रीनिंग है वो माइनस हो रही है। वैसे भी आपने स्लेटर डिटर्मिनेंट्स जो बीएससी में पढ़े थे उसमें ये पढ़ा था कि जो जेड इफेक्टिव होता है जेड माइनस एस होता है, जो स्क्रीनिंग है वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कम कर देती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एक तरह से आपके मैट्रिसेस के फॉर्म में आ गए हैं। तो बेटे आपको अब ये इतना तो पता लग गया पिछली स्लाइड से कि क्वेश्चन 9 से आपके मैट्रिसेस 8 और 9 के मैट्रिसेस बन गए हैं, जो कि इसने क्वेश्चन नंबर 10 पे शो किए हैं। तो अगर हम इन मैट्रिसेस को देखें तो इस तरह के मैट्रिसेस तो हम नेचुरली बेटे आप जितना भी देखिए, अगर आप स्केलर्स देखते हैं या आप मैट्रिक्स पे जाते हैं तो ये एक तरह से इसकी फॉर्म बन जाती है साई आई इज इक्वल टू समेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 सी आई जे फाई जे। तो इसमें हमने देखिए हमने n कंपोनेंट ले लिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नेचुरली अगर मेरे पास बेटे सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास अगर कोई 2 कॉलम है 2 रो है तो नेचुरली मुझे ये लगेगा कि ये 2 कार्बन की स्पीसीज़ है, पर हमारे पास तो n नंबर ऑफ कार्बन स्पीसीज़ होती है तो हमें नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन हैं। हम चलिए मान के चलते हैं n, ठीक है। तो n की कॉरस्पॉन्ड जब हमने इसको लिखा उसी फॉर्म में लिखा है जैसे आपको पता है कि H11 इज इक्वल माइनस S11E। देखिए मोटे तौर पे अगर इसको आपने समझना है तो आप कॉलम वाइज देखिए। कॉलम वाइज बेटे ऐसा है कि जो फैक्टर इसने H का लिया, हैमिल्टोनियन का लिया, फॉर एग्जाम्पल 1 1 लिया है तो स्लेटर भी 1 1 माइनस किया। चाहे अगर 1 2 लिया है सेकंड कॉलम में तो S12 स्लेटर भी वही लिया है। नेचुरली जो जिसका फैक्टर होगा उसी की वो स्क्रीनिंग होगी। जैसे 1 का थर्ड के साथ देख रहे हैं तो उसी तरह से S भी 1 और 3 का लेंगे, और अगर हम N का लिखेंगे तो 1n S का लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 ही बेटे बहुत सारे राज खुल गए हैं, क्योंकि इसमें से हमें 3 चीज़ें मिली हैं। जरा ध्यान से देखिए, कूलम इंटीग्रल, एक्सचेंज इंटीग्रल और ओवरलैप इंटीग्रल। तो बेटे यही ऑर्गेनिक की नींव है। ऑर्गेनिक ने यहाँ से बहुत कुछ लिया है, क्योंकि नेचुरली जिसका ज़्यादा एक्सचेंज इंटीग्रल होता है उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, नेचुरली क्योंकि हम बात कर रहे हैं शुरू से होमोन्यूक्लियर स्पीसीज की, और आइए अब हम इसको थोड़ा अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ तो लिया, अब हम अप्लाई करते हैं। हमने हाइड्रोजन पे अप्लाई किया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें इसने नेचुरली जो RA है 1 इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है, RB है सेकेंड इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, और कैपिटल R उन दोनों के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो है डिस्टेंस है। तो बेटे बाकी तो आपका एक तरह से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तो आइए हम देखते हैं कि कर्व्स कैसे हैं। अब लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको पता लगेगा कि कैसे हमें क्या मिलता है एमओ थ्योरी से। हाँ जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वही फॉर्म है आपका क्वेश्चन नंबर 13 का, बस हमने वो चीज़ें उड़ा दी हैं जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हमने उसका स्केलेटन ले लिया है। और क्वेश्चन नंबर 15 बन गया, जो कि आपका बेटे पीछे जो क्वेश्चन नंबर 10 थी, जैसे डिटर्मिनेंट्स बनते हैं वैसे ही इनके डिटर्मिनेंट्स बन गए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने आई जब हमने कोफिशिएंट्स लगाए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 17 18 एक तरह से पीछे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व की थी उसी तरह जैसे हमने अपने मैट्रिसेस सॉल्व किए थे। अगर मैं कोफिशिएंट को 1 के कॉरस्पॉन्ड 2 कर लूँ, या कोफिशिएंट 1 क्या होगा, बराबर होगा या उसके ऑपोजिट होगा, -C2 होगा, या उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा। तो इससे मेरे को 2 चीज़ें मिलती हैं। अगर मैं बड़े ध्यान से फिगर A, फिगर B, फिगर C और फिगर C को देखूं और ऊपर कंक्लूजन वाला पार्ट देखूं, बेटे एक तो प्लस है एक तो माइनस है, क्योंकि आपको +2 में भी पढ़ाया जाता है कि जब भी हमने इसके वेव फंक्शन लिखे हैं, चाहे बॉन्डिंग में लिखे हैं चाहे एंटी बॉन्डिंग में लिखे हैं। अब नेचुरली
बॉन्डिंग वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि मैंने पीछे आपको स्लाइड में बताया भी था कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ज़्यादा आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें जो बेटे नेगेटिव हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, और जो प्लस हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अगर आप क्वेश्चन नंबर ए देखिए, ए में एक का ऊपर पॉजिटिव है और एक नीचे है साई। तो जब हम क्वेश्चन आप फिगर नंबर बी देखिए, जब हमने फिगर ए का साई का स्केयर किया तो वो क्या हो गया, ऊपर हो गया, बिकॉज स्केयर ऑफ नेगेटिव कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। उसी तरह से अगर आप साई सी देखिए, इसमें एक वेव फंक्शन है जो पॉजिटिव ही है, नेचुरली वो ऊपर ही फ्लो कर रहा है। अगर हम इसका स्केयर करेंगे तो आपका जो कर्वेचर है वो और बढ़ जाएगा। आपका स्लोप का सेकंड डेरिवेटिव होता है कर्वेचर, उसके बारे में हम अलग किसी और में स्लोप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हमें ये कंक्लूड निकला, जो एमओ थ्योरी थी, एमओ थ्योरी ने आगे जाके ये बताया बेस्ड ऑन बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन कि भाई जब हम इसको एटम को या खास तौर पे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल को या हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल को जब हम ऊपर को उछालते हैं, तो बेटे जब हम ऊपर को उछालते हैं तो न्यूक्लियस क्या होता है, हैवी होता है, वो नीचे रह जाता है और इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो दोनों न्यूक्लियाई के बीच में आ जाते हैं, तो वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, और जो उन बीच में से उनमें से निकल के उनसे दूर हो जाते हैं वो एंटी बॉन्डिंग हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स हो जाती हैं। और इसी तरह फिर हम एमओ थ्योरी के बेस पे हम बेटे, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया है, हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, हम स्टेबिलिटी निकाल लेते हैं इनकी, हम पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक करैक्टर स्टडी कर लेते हैं, और भी बहुत सारे क्वांटम मैकेनिक्स के रूल इस पे हम लगा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।